Good morning to all of you. This is Poonam here, your social science teacher. Welcome to your social science class. Dear students, we are doing the chapter The Rise of Nationalism in Europe, and today we will continue with the topic The Age of Revolutions 1830 to 1848. So we will start with first upheaval. Upheaval means a sudden big change that happened in France in July 1830. सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश हुई वहाँ पे और लुइस फिलिप उसके हेड थे. बर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शंस आफ्टर 1815 वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज. Next revolution that we will discuss about was Brussels Revolution. Results of this revolution was Belgium broke away from the United Kingdoms. Third revolution was Greek War of Independence. Greece had been a part of the Ottoman Empire since the 15th century. बट जब उन्होंने रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की यूरोप में ग्रोथ देखी तो उनको भी लगा कि उन्हें अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करना चाहिए. एंड फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. After that we will discuss about the romantic imagination and national feeling. So students, the development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. Culture played an important role in creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music helped express and shape national feelings also. Romantic artists and poets generally criticized the glorification of reason and science and focused instead on emotions, intuitions and mystical feelings. उनके अकॉर्डिंगली साइंस या फिर लॉजिक जो है वही एक नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड नहीं करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ शेयर्ड कॉमन हेरिटेज, कॉमन कल्चर एंड मिस्टिकल फीलिंग्स भी इसको स्प्रेड करने में हेल्पफुल हैं. द रोमांटिक्स सच एज द जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर claimed that true German culture was to be discovered among the common people. Common people is or das Volk and Volksgeist, that is true spirit of nation. So ये आइडियाज़ भी पॉपुलर हुए उस टाइम में. और इसके साथ साथ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जो रीजनल लैंग्वेज थी किसी पर्टिकुलर एरिया की, उनके ऊपर भी एम्फेसिस किया गया. And language played an important role in developing nationalist sentiments at that time. Our next topic is hunger, hardship and popular revolt. So question can come that 1830s was year of great economic hardship in Europe. Explain. So you have to write the answer. So what were the reasons of this problem? Reasons are, फर्स्ट ऑफ ऑल 1830 इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप. 1830s में बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई, हार्डशिप आई यूरोप में. पॉपुलेशन इंक्रीज्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल मेन रीज़न वाज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई. आफ्टर दैट मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स दैन एम्प्लॉयमेंट. जॉब्स ढूंढने वाले लोग ज़्यादा थे और एम्प्लॉयमेंट कम थी. पॉपुलेशन माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल टू सिटीज़, और जो पॉपुलेशन विलेजेस में थी वो काम के लिए या किसी और पर्पज से रूरल एरिया से वो सिटीज़ में शिफ्ट हो गए और उसका रिजल्ट निकला ओवर क्राउडेड स्लम्स. देन नेक्स्ट एरिस्टोक्रेसी स्टिल इन पावर. पीजेंट स्ट्रगल. जो रिच लोग थे वो अभी भी रिच थे और पीजेंट स्ट्रगल कर रहे थे. एंड राइज ऑफ फूड प्राइजेस एंड शॉर्टेज ऑफ फूड. और इसके साथ साथ फूड प्राइजेस राइज हो गए और फूड की शॉर्टेज आ गई. सो दीज वर सम रीजंस that in 1830s hunger, hardship and popular revolt was there. Now let's discuss about 1848, the revolution of the liberals. तो liberals ने revolution किया 1848 में. एक साइड जो पुअर लोग थे, अनएम्प्लॉयड थे, स्टार्विंग पीजेंट से, वो लोग रिवोल्ट कर रहे थे और दूसरी साइड मिडिल क्लास लोग जो थे वो रिवोल्ट कर रहे थे. पॉपुलेशन ऑफ पेरिस रिवोल्टेड ड्यू टू फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट. तो लोग जो थे पेरिस के उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू किया फूड की शॉर्टेज की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से. एंड बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली. बैरिकेड्स तोड़ दिए गए और लुइस फिलिप को वहाँ से भागना पड़ा. एंड आफ्टर लुइस फिलिप नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड फ्रांस एज अ रिपब्लिक. सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21 years. Right to work guaranteed. National workshops set up to provide employment. तो जब नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड हुई उन्होंने कुछ अच्छे काम किए, जैसे कि सभी जो एडल्ट मेल्स थे 21 ईयर्स के ऊपर उनको राइट टू वोट मिला.
राइट टू वर्क की गारंटी दी गई और नेशनल वर्कशॉप सेटअप की गई एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द वुमेन्स पार्टिसिपेशन ऑल्सो। Women formed their own political associations, founded newspapers and taken part in political meetings and demonstrations. They still denied suffrage rights during the election of the assembly. Now let's discuss the making of Germany and Italy. In Germany, middle class people came together in city of Frankfurt and voted for an all German National Assembly, drafted a constitution in the Frankfurt Parliament. तो सभी मिडिल क्लास लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने फ्रैंकफर्ट में एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली क्रिएट की, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में उसका ड्राफ्ट रेडी किया। They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarch but subject to parliament. उन्होंने एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी किया जिसका हेड मोनार्क होगा। Frederick William IV, King of Prussia, was offered the crown, but he opposed and joined other monarchs to oppose elected assembly. तो उस टाइम फ्रेडरिक विलियम IV को, जो प्रशिया के किंग थे, उनको क्राउन ऑफर किया गया, पर उन्होंने बाकी के जो किंग थे उनके साथ मिलकर के इलेक्टेड असेंबली को अपोज किया। नो जर्मन मिडिल क्लास वांटेड टू यूनाइट जर्मनी। तो मिडिल क्लास के लोग क्या चाहते थे कि जर्मनी यूनाइट हो जाए, एक हो जाए। दीज लिबरल्स वर सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ऑनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रशिया। तो इनको सपोर्ट किसने किया? जंकर्स ने, जो प्रशिया के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे। प्रशिया स्टार्टेड ए मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन अंडर ऑटो वन बिस्मार्क। तो प्रशिया ने मूवमेंट स्टार्ट किया नेशनल यूनिफिकेशन के लिए, और उसके चीफ मिनिस्टर कौन थे, हेड कौन थे? ऑटो वन बिस्मार्क। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Persian victory and completed the process of unification. So 7 years में 3 wars हुए ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, जिसमें एंड में प्रशिया की विक्ट्री हुई और यूनिफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया गया। Princes and other people of German states, chief of Prussia, Bismarck, gathered in the Hall of Mirrors in the Palace of Versailles in January 1871 to proclaim German Empire headed by Kaiser William I of Prussia. तो इस तरह से जर्मन यूनिफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया गया। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ इटली। टिल देन रिवाइज दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।